और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो नोवेल एपिसोड 73 की शुरुआत होती है और जो हमारा वांगलिंग है ना, वो जाओ कंट्री में वापस आ गया था और सबसे पहले दो बंदों के सामने प्रकट होता है, जिनमें से एक था लड़का और एक थी लड़की। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले कह दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो कर लेना। और कम्युनिटी पोस्ट में मेरे मेन चैनल की लिंक भी दे दी है मैंने, तो उसे भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर आपको फ्लेम एम्परर, VTTH और द लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ की तीनों नॉवेल सुनने को मिल जाएंगी। तो आप उनमें इंटरेस्ट रखते हो ना, तो सुन सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब वांगलिंग चलता है तो जैसे इन दोनों बंदों के सामने प्रकट होता है ना, तो इन दोनों से पूछने लगता है कि जब से रेन डोर खुला था तब से इस दुनिया में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब जैसे ये दोनों बंदे, एक लड़का था और एक लड़की थी, हमारे वांगलिंग की बात सुनते हैं ना, तो वांगलिंग को बताने लगते हैं। बोला जाए तो पहले तो हाथ वगैरह जोड़ते हैं, ऐसे झुककर जोड़ते हैं ना, वैसे हाथ वगैरह जोड़ते हैं और फिर वांगलिंग को बताने लगते हैं कि तब से रेन डोर खुला है ना, तब से जाओ कंट्री बहुत ही ज्यादा बदल गई है। हर तरफ तबाही तबाही हो रही है। और इस बीच में जो सुजाकू अलायंस की मेन स्टूडेंट थी ना, रेड बटरफ्लाई, उसका किसी ने हाथ काट दिया है। और इस बीच में एक नाम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है और वो है शेंगन्यू। फिलहाल के लिए सुजाकू अलायंस या फिर सुजाकू वर्ल्ड सभी में एक नाम प्रसिद्ध है और वो है शेंगन्यू। और फिलहाल के लिए जो सुजाकू अलायंस है ना, वो शेंगन्यू के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। हालांकि सुजाकू अलायंस के पास ये शेंगन्यू का चित्र है, बोला जाए तो पेंटिंग है, लेकिन जो रेड बटरफ्लाई है ना, उसने मना कर रखा है कि शेंगन्यू का पेंटिंग किसी को न दिया जाए और न ही उसे ढूंढा जाए। समय के साथ वो खुद ही आकर शेंगन्यू से निपटेगी। इसलिए फिलहाल के लिए सुजाकू अलायंस ने शेंगन्यू का जो भी मैटर है ना, उसे दबा दिया गया है। लेकिन सुजाकू अलायंस के पीछे से इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार शेंगन्यू कौन है। अब भाई साहब, जैसी वांगलिंग सामने वाले बंदे की सारी बातें सुनता है ना, तो वांगलिंग सब कुछ समझ जाता है। वांगलिंग चलता है तो जो इस बुड्ढे के पास में जो स्टूडेंट खड़ी हुई थी ना, वो लड़की, उसको देखता है और उसको एक गोल मटोल गोली देता है और यहाँ से नोटू 11 हो जाता है। अब जैसे ये बुढ़ा वांगलिंग को ऐसा करता हुआ दिखता है, एक गोली को अपने आप को देता हुआ दिखता है और खासकर उस गोली को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये गोली बहुत ही ज्यादा खास थी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि तेजी से सी ऑफ डेविल्स की ओर जा रहा होता है। अब वांगलिंग जानता है कि अगर वो ऐसे उड़ते उड़ते सी ऑफ डेविल्स में गया ना, तो उसे बहुत समय लग सकता है। इसलिए वांगलिंग चलता है तो एक पोर्टल के पास आता है और इसमें टोकन वगैरह डालता है। और जो टोकन है ना, ये टोकन हमारा वांगलिंग रेन डोर से ही लाया है। तो पत्थर वगैरह डालता है इस पोर्टल में और यहाँ से इस पोर्टल को एक्टिवेट करता है। अब जैसे ही वांगलिंग इस पोर्टल को एक्टिवेट करता है ना, तो पलक झपकती हमारा वांगलिंग यहाँ से गायब हो जाता है और सीधा सी ऑफ डेविल्स में प्रकट होता है। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो वांगलिंग स्वयं हैरान हो जाता है कि वो भला एक ही बार में सी ऑफ डेविल्स में कैसे आ सकता है। वांगलिंग समझ जाता है कि वो सिर्फ 1 सेकंड में ही 8 लाख किलोमीटर दूर आ गया है। वांगलिंग समझ जाता है कि शायद ये चमत्कार जो उसने पोर्टल के अंदर रेन डोर से निकली हुई पत्थरों को डाला था ना, शायद उसलिए वो यहाँ तक इतनी तेजी से आ पाया। अब वांगलिंग समझ जाता है कि रेन डोर के अंदर जो भी उसे पत्थर वगैरह मिले हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा खास क्रिस्टल हैं और तो और उनकी सहायता से किसी भी पोर्टल के सहारे से बहुत दूर तक ट्रेवल किया जा सकता है। और तो और हमारे वांगलिंग ने अभी जिस पत्थर का इस्तेमाल किया है ना, स्टोन का इस्तेमाल किया है ना, वो बहुत ही ज्यादा बेकार था और वो भी हमारे वांगलिंग को 1 सेकंड में 8 लाख किलोमीटर ला सकता है। इसका मतलब अगर हमारा वांगलिंग हाई क्वालिटी की स्टोन का बोला जाए तो प्रयोग करे ना, तो कम से कम वो 20 लाख किलोमीटर दूर तक 1 सेकंड में ले जा सकता है। वांगलिंग समझ जाता है कि उसे भागने में या फिर बोला जाए तो पावरफुल बंदे से भागने में ये स्टोन बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। अब वांगलिंग चलता है तो सी ऑफ डेविल्स में ट्रेवल करने लगता है, बोला जाए तो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। साथ ही साथ हमारे वांगलिंग का जो मेढक है ना, जो की बहुत ही ज्यादा जख्मी है, हमारा वांगलिंग चलता है तो अपने मेढक के अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी डाल देता है और हमारा वांगलिंग मूव वन की ओर तेजी से जा रहा था, क्योंकि वांगलिंग को मूव वन से बिछड़े हुए लगभग 100 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें क्लाउड स्काई सेक्ट को बताया जाता है, जहाँ पर हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें मूव वन ऐसे स्टूल पर बैठी हुई होती है और जो गिटार, पता नहीं क्या कहते हैं, पियानो मान लो आप इसे, ठीक है ना, ऐसे पियानो बजा रही होती है और एकदम लाजवाब धुन निकाल रही होती है पियानो से। अब जो मूव वन है ना, वो लगातार पियानो तो बजा रही होती है, लेकिन जो हमारा वांगलिंग है ना, उसे भी याद कर रही होती है कि हमें 100 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है बिछड़े हुए। वांगलिंग
आखिरकार तुम कहाँ पर हो पता नहीं, मैं दोबारा से तुमसे मिल पाऊंगी या फिर नहीं, लेकिन अगर तुम 10 सालों में मेरे पास नहीं आए ना तो मैं वैसे भी मारी जाऊंगी और शायद फिर तुम मुझे कभी ना देख सको। मूव ऑन चलती है तो यह सोचकर मन में ही मन में, मतलब कि जैसे अपना दिल घुटता है ना, वैसे ही मूव ऑन का जो दिल है ना वो घुटने लगता है, बोला जाए तो बुरी तरीके से रोने लगता है। लेकिन मूव ऑन चलती है तो पियानो बजाना नहीं छोड़ती, लगातार एकदम सुरीली धुन जो कि बहुत ही ज्यादा सैड है बजाती रहती है। अब इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें दो बुड्ढों को बताया जाता है जो कि मूव ऑन के कमरे में आने का, बोला जाए तो बाहर खड़े हुए थे और मूव ऑन को बुलाने का इंतजार कर रहे होते हैं। और जो दोनों बुड्ढे होते हैं क्लाउड स्काई सेक्ट के दो बुड्ढे, बोला जाए तो जो क्लाउड स्काई सेक्ट है ना उसमें टोटल 6 बुड्ढे थे, जिनमें से हमारा वांगलिंग जब सोल फॉर्मेशन पर पहुंचा था ना तो उसमें से हमारे वांगलिंग ने 2 बुड्ढों को निपटा डाला था और जो 4 बुड्ढे है ना चारों का सोल एसेंस ब्लड मूव ऑन के शरीर के अंदर डाल दिया था ताकि मूव ऑन सभी को नौकर बनाकर रखे। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब मूव ऑन के अंदर से आवाज आती है कि अंदर आ जाओ। ये दोनों बुड्ढे चलती हैं तो मूव ऑन जहाँ पर पियानो बजा रही थी ना वहाँ पर आकर और ऐसे अपन बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं ना, मतलब कि दादी वगैरह को, वैसे एकदम झुककर दोनों हाथ जोड़कर मूव ऑन को प्रणाम कर लेते हैं कि नमस्ते सेक्ट लीडर। अब जब मूव ऑन दोनों बुड्ढों को दिखती है ना तो दोनों से कहने लगती है कि क्या मैटर है। ये दोनों बुड्ढे चलती हैं तो मूव ऑन को बताने लगते हैं कि एक बंदा आया है जो कि शायद हमारी इस कंट्री का नहीं है, वो किसी और कंट्री का है और वो लगातार आसपास के सारे सेक्टरों को खत्म करता जा रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि वो भविष्य में हमारे सेक्ट पर भी हमला कर दे, इसलिए हमें उससे लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब जब मूव ऑन बुड्ढों की बात सुनती है ना तो मूव ऑन चलती है तो इनमें से एक बुड्ढा था जिसका नाम था शॉन्ग किंग। इस बुड्ढे से कहने लगती है कि उसका पावर लेवल क्या है। ये बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि वो ज्यादातर सोल फॉर्मेशन लेवल पर होना चाहिए, लेकिन जो हमारा क्लाउड स्काई सेक्ट है ना उसमें ना सिर्फ सोल लेवल के हाई लेवल के ही बंदे हैं, यहाँ तक कि मैं भी हाई लेवल पर ही हूँ, इसलिए शायद हम उससे नहीं जीत सकते। हालांकि हमारे एक एल्डर उस फौरन बोले जाए तो विदेश से आए हुए कल्टीवेशन करने वाले आदमी से मिलने के लिए गए हैं, लेकिन 7 दिन हो गए हैं वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। अब जैसे ही मूव ऑन दोनों की बात सुनती है ना तो मूव ऑन को सोचने लगती है। मूव ऑन चलती है तो दोनों से कह देती है कि अब मैं 10 साल से ज्यादा जिंदा रहने वाली नहीं हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ क्लाउड स्काई पूरा सेक्ट भी खत्म हो जाए, इसलिए तुम्हारा जो सोल एसेंस ब्लड है ना मेरे पास, अब वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अब जैसे लिमू वान एक कहती है ना तो वो ब्लड की उल्टियां कर देती है। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे मूवान को ऐसा करता हुआ देखते हैं ना तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि सेक्ट लीडर को क्या हुआ। इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो मूवान से कहने लगता है कि जो ओयांग जी है ना वो आपके लिए एक स्पेशल पिल बना रहे हैं जिसकी सहायता से आप थोड़े और सालों के लिए जिंदा रह सकती हैं। अब जैसे मूवान बुड्ढे की बात सुनती है ना तो वो मना कर देती है कि ओयांग जी ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं कोई सी भी गोली क्यों ना खाऊं, मेरे ऊपर कोई भी गोली असर नहीं करेगी और अब मुझे पता है कि मैं 10 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। अब यहाँ पर मूवान चलती है तो जो सोल एसेंस ब्लड है ना अपने माथे से ऐसे निकाल देती है और इन बुड्ढों को वापस लौटा देती है कि अब आप जहाँ पर जाना चाहें वहाँ पर जा सकती हैं, जो करना चाहें वो कर सकती हैं। मूवान चलती है तो ऐसे दोबारा से मुंह फेर लेती है और एकदम उदास होकर जो पियानो है ना वो दोबारा से बजाने लगती है। दोनों बुड्ढे समझ जाते हैं कि शायद मूवान अपने हस्बैंड के लिए उदास है। ये बुड्ढे चलती हैं तो यहाँ से चले जाते हैं। अब इनके जाने के बाद मूवान चलती है तो दोबारा से ऐसे अपने माथे से हाथ लगाती है और हाथ लगाते ही एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकलता है। अब जैसे ये क्रीचर बाहर निकलता है ना तो मूवान चलती है तो इस क्रीचर से पूछने लगती है कि तुम्हारे मास्टर कहाँ पर है। अब जैसे ये क्रीचर बोला जाए तो अजीब सा भद्दा सा जानवर मूवान की बात सुनता है ना तो ये मूवान को कुछ बताने वाला होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। यार तुमने एक नोटिस किया है एक बात को कि भाई जो हमारी ओरिजिनल राइटर होती है ना, नोवेल लिखने वाले, उनकी जो भी स्टोरियां वगैरह रहती है ना वो हमेशा जो स्टोरी का मेन हीरो है ना उसकी ऊपर ही चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हीरो यहाँ पर है और स्टोरी कहीं और चल रही है और वो भी 1 घंटे तक चलती रही, 2-3 एपिसोड चलते रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है इनमें। चाहे फिर तुम ड्रैगोनेट इमोर्टल देख लो, द ग्रेट रूलर देख लो, वीटीटीएच देख लो, ड्रैगन प्रिंस युआन देख लो, मतलब की जो ऑफिशियल नोवेल है ना वो हमेशा स्टोरी के बोला जाए तो हीरो के आसपास ही चलेंगी, वो इधर उधर नहीं भागेंगी, जो भी आगे बढ़ते हैं। अब सीन से होता है और फिर हमें सी ऑफ डेविल्स को बताया जाता है। यहाँ पर हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि तेजी से एक दिशा में जा रहा होता है, तभी उसका जो दिल है ना अचानक धड़कने लगता है। मतलब कि वैसे तो दिल धड़कने से नहीं रुकता है लेकिन जो दिल है ना उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। वांगलिंग को बेचैनी सी छाने लगती है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा हो क्या रहा है और आखिर वो डर क्यों रहा है। वांगलिंग समझ जाता है
कि शायद मू वान की उसे बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। अब जब वांगलिंग मू वान के बारे में सोचता है ना, तो वांगलिंग को कुछ याद आ जाता है कि मू वान के लिए कुछ खरीदना चाहिए उससे मिलने से पहले। इसलिए वांगलिंग चलता है तो टॉप 10 सिटियों में जाता है और यहाँ के नीलामी हॉल में जाकर मू वान के लिए स्पेशल तरीके के 2-3 स्क्रॉल खरीदता है जो कि रैंक 5 के स्क्रॉल थे और जो गोलियां बनाने में काम आते थे। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी मैंने स्किप कर दी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ऑफिशियल एपिसोड में इसे बताया जाएगा। पर ना वांगलिंग यहाँ पर आता है, 2-3 बुड्ढे मिलते हैं, वांगलिंग उनसे स्क्रॉल लेता है पर उन्हें धमकाता है, अपनी पावर को रिलीज करता है जिस वजह से सामने वाले बुड्ढे डर जाती हैं और वांगलिंग को जो स्क्रॉल है ना वो बहुत ही कम दाम में मिल जाती हैं। और फिर इसके बाद वांगलिंग चला जाता है। बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में लिखा था इसलिए स्किप कर आगे बढ़ती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें क्लाउड स्काई सेक्ट के बॉर्डर को बताया जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग क्लाउड स्काई सेक्ट के बॉर्डर में एंट्री लेता है ना और ऐसे आसमान में ऊपर दिखता है तो वांगलिंग के शरीर से एकदम शक्तियां निकलने लगती हैं भर भर कर। वांगलिंग चलता है तो ऐसे आसमान में दिखता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम सच में मरना चाहते हो और पलक झपकती वांगलिंग चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है झांग और ये बंदा काफी हद तक हमारी वांगलिंग से मिल चुका था। अब हमें बताया जाता है कि ये झांग है ना ये वांगलिंग से कहाँ पर मिला था। एक बंदा था सिमायू कर जब हमारा वांगलिंग रेंडोर के अंदर गया था ना तो उस समय एक बंदा दूसरे बंदे का एक टोकन लेकर भाग रहा था और पीछे वाले बंदे का नाम था सिमायू और आगे वाले बंदे का नाम था झांग। और जो झांग था ना इसने हमारे वांगलिंग से मदद मांगी थी कि मेरी मदद कर दो, इसके बदले जो टोकन है ना जो कि झांग के पीछे वाले बंदा सिमायू का था वो ये टोकन तुम्हें दे देगा। लेकिन वांगलिंग चलता है तो झांग को मना कर देता है उस समय। मतलब कि हमें ये बताया जाता है कि ये वही बंदा है, ठीक है। और इसी झांग के बारे में जो मू वान है ना वो बता रही थी कि एक फॉरेन कंट्री से विदों से एक बंदा आया है जो कि क्लाउड स्काई सेक्ट के आसपास सारे सेक्टरों को खत्म कर रहा है और उससे क्लाउड स्काई सेक्ट को खतरा है। तो ये बंदा झांग वही होता है। खैर को नहीं आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें एक हैंडसम से बंदे को बताया जाता है जो कि दुबला पतला और सूखा सुखाया सा था और यही था झांग। अब इतने में हमें इसकी पुरानी बातों को बताया जाता है कि ये झांग बंदा था ना इसने अपने ही सेक्ट को धोखा दे दिया था और फिर जी दूसरे सेक्ट में जाकर वहाँ पर कल्टीवेट करने लगा और वहाँ का मास्टर बन गया। और इसी दौरान इसे एक कोल्ड ड्रिंक मिल गया। जैसे हमारे वांगलिंग के पास एक कढ़ाई थी ना जिसके सहारे से वो रेंडोर के अंदर गया था, वैसे ही इसको भी कढ़ाई मिल गई थी और जी भी हमारे वांगलिंग के साथ रेंडोर के अंदर गया था। और जब जे झांग एक बंदे बोले जाए तो उस सिमायू का टोकन लेकर भाग रहा था ना उस समय हमारे वांगलिंग बोला जाए तो शेंगन्यू ने मदद नहीं की थी मेरी, इसलिए शेंगन्यू को अपना दुश्मन मानने लगा था और उसे खत्म करने के लिए रेंडोर में हर जगह घूमा था। हालांकि झांग की मुलाकात बाद में फिर शेंगन्यू से नहीं हुई, लेकिन जब उसे ये पता चला था कि शेंगन्यू ने रेड बटरफ्लाई का हाथ उखाड़ दिया तो उस समय झांग बहुत ही ज्यादा घबरा गया था कि अच्छा हुआ उस समय शेंगन्यू से उसकी मुलाकात नहीं हुई, वरना शायद शेंगन्यू उसे जिंदा भी नहीं छोड़ता। हालांकि उसका बदला लेने का जो मन है ना वो वहाँ से नहीं बदला था, वो दोबारा से जागू प्लेनेट लौटा और अपने सेक्ट में जाकर दोबारा से उसने तबाही वगैरह की और वहाँ के पावरफुल ट्रेजरों को हासिल किया और उन ट्रेजरों के अंदर अपनी शक्तियां डाली ताकि वो शेंगन्यू से भी ज्यादा पावरफुल हो सके और जब वो भविष्य में शेंगन्यू से मिले तो उसे खत्म कर सके और अपना बदला ले सके कि शेंगन्यू ने उसकी मदद नहीं की थी। इसलिए उम्मीद है तुम लोग समझ गए होगे, मतलब कि ये तो हमें पुरानी बातें बताई जाती हैं। अब हमें एकदम फिलहाल लाइव टेलीकास्ट का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो झांग है ना वो आसमान में खड़ा हुआ होता है और इसे एक बात सुनने को मिलती है कि जो क्लाउड स्काई सेक्ट है ना उसमें एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है जिसका नाम लीमू वान है। और तो और उसने एक और नाम सुना है क्लाउड स्काई सेक्ट का कि जो क्लाउड स्काई सेक्ट का मेन लीडर है ना जिसका नाम वांगलिंग है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो पिछले 100 सालों से किसी को दिखा ही नहीं है। अब जी जब बंदा झांग ऐसे क्लाउड स्काई सेक्ट की बात सुनता है ना तो उसे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है कि वांगलिंग इसका नाम मेरे से ज्यादा कैसे फेमस हो सकता है। आज मैं वांगलिंग को खत्म कर दूंगा और अब क्लाउड स्काई सेक्ट में मेरा नाम गूंजेगा। अब भाई साहब यह कहकर जो बंदा था ना झांग इस सामने एक बुड्ढे को मार देता है और जो बुड्ढा वही होता है क्लाउड स्काई सेक्ट का जिसके बारे में मू वान दोनों बुड्ढों से बात कर रही थी ना, स्ट्रॉन्ग किंग और एक और बुड्ढा था उससे बात कर रही थी ना, ये बुड्ढा वही होता है। और क्लाउड स्काई सेक्ट के बुड्ढे को मारकर ये यहाँ से गायब हो जाता है और सीधा जो क्लाउड स्काई सेक्ट है ना वहाँ पर ऐसे एकदम प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये झांग क्लाउड स्काई सेक्ट के बाहर प्रकट होता है ना तो ये दिखता है कि यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेशन वगैरह चढ़े हुए हैं और इन फॉर्मेशनों को देखकर ये इतना तो अंदाजा लगा लेता है कि ये फॉर्मेशन क्लाउड स्काई सेक्ट की किसी भी बुड्ढे ने नहीं चढ़ाए हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन सोल फॉर्मेशन वाला बंदा ही चढ़ा सकता है और क्लाउड स्काई सेक्ट में तो एक भी सोल फॉर्मेशन वाला बंदा है ही नहीं। अब जो झांग चलता है तो जोर से चिल्लाकर कहता है कि सुनो क्लाउड स्काई सेक्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम इस फॉर्मेशन को खोल दो ताकि मैं अंदर आ सकूं। अब जैसे ही झांग चिल्लाकर कहता है ना
तो अंदर से आवाज आती है मूव ऑन की, मतलब कि अभी मूव ऑन सामने नहीं आई है, सिर्फ आवाज आती है कि तुम भला हमारे छोटे से क्लाउड स्काई सेक्ट को क्यों परेशान कर रहे हो, और भी बड़े बड़े सेक्ट हैं उन पर जाकर हमला करो। अब जैसी झांग ये आवाज सुनता है ना, तो ये एक बार और चिल्ला कर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि क्लाउड स्काई सेक्ट के लीडर मेरे सामने आए और मुझे ऐसे झुककर प्रणाम करे। अब जैसी मूव ऑन झांग की बात सुनती है ना, तो वो झांग के सामने नहीं आती। झांग चलता है तो गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर जो फॉर्मेशन है ना उन्हें तोड़ने लगता है, और तो और क्लाउड स्काई सेक्ट के बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह को मारने लगता है। अब जब मूव ऑन ऐसे क्लाउड स्काई सेक्ट के स्टूडेंटों को मारता हुआ देखती है ना, तो मूव ऑन चलती है तो बुड्ढे के बोले जाए तो झांग के सामने आ जाती है। अब जब झांग मूव ऑन को दिखता है और मूव ऑन की खूबसूरती को दिखता है, तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की। झांग चलता है तो मूव ऑन से नाम पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मूव ऑन चलती है तो नाम नहीं बताती। अब झांग गुस्सा हो जाता है दोबारा से, और दोबारा से स्टूडेंटों को मारने लगता है। अब मूव ऑन चलती है तो दोबारा से झांग से कहती है कि रुक जाओ, मेरा नाम लिमू वान है। अब जब झांग लिमू वान की बात सुनता है ना, उसका नाम सुनता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लिमू वान चलती है तो झांग से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या चाहिए। झांग चलता है तो बताने लगता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हारे क्लाउड स्काई सेक्ट की सारी गोलियां चाहिए ताकि मैं उन्हें खाकर और भी ज्यादा पावरफुल हो सकूं। इसके अलावा मुझे तुम्हारी जो क्लाउड स्काई सेक्ट है ना, इस जगह भी चाहिए क्योंकि अब मैं यहीं पर ट्रेनिंग करूंगा। इसके अलावा मुझे तुम भी चाहिए क्योंकि तुम मेरी एक दासी बनोगी। इसके अलावा मैं यहाँ से किसी भी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। अब जैसी झांग कहता है ना, तो क्लाउड स्काई सेक्ट के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं कि बंदा हमें सभी को मारना चाहता है और तो और हमारी सारी चीजों को भी छीनना चाहता है। अब इतने में हमें एक औरत को बताया जाता है जो कि नाशंग सोल लेवल पर थी और ये शायद हाई लेवल पर थी, और ये औरत है ना ये मूव ऑन की वजह से ही जिंदा थी, क्योंकि अगर मूव ऑन ने ऐसी गोलियां वगैरह हाई लेवल की बनाकर नहीं दी होती ना, तो ये औरत शायद मारी भी जाती। तो ये औरत चलती है तो झांग की बातों से गुस्सा हो जाती है कि तुम मूव ऑन को दासी बनाना चाहते हो। ये औरत चलती है तो सीधा झांग पर हमला कर देती है, लेकिन झांग चलता है तो पलक झपकती इस औरत को मार देता है और इसकी जो आत्मा है ना उसे भी खा जाता है। अब जब मूव ऑन झांग को ऐसा करता हुआ दिखती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन आखिरकार वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए मूव ऑन कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन झांग है ना, वो भी अब मूव ऑन की खामोशी को नाम समझ लेता है और अपनी ऐसे एक उंगली पर अपनी पावर को एकत्रित करने लगता है, और ऐसे जो झांग है ना उसके शरीर से जैसे मधुमक्खियां झुंड में रहती है ना, वैसे निकलने लगती हैं और पलक झपकती जो पूरा का पूरा क्लाउड स्काई सेक्ट है ना, उसे ये सारी की सारी मधुमक्खियां घेरने लगती हैं। और जिस किसी से भी ये मधुमक्खियां चिपकती थी ना या फिर अटैक करती थी ना, वो एकदम उसका पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ पर गया। बोले जाए तो मधुमक्खियां ये उसके हड्डियों तक की खा जाती थी, आत्मा तक को भी खा जाती थी। अब ये सारी की सारी मधुमक्खियां चलती हैं तो पूरा का पूरा जो क्लाउड स्काई सेक्ट है ना उसे एक साथ खत्म करने के लिए तैयारी होती है, और वहीं जो मूव ऑन है ना वो चुपचाप खड़ी हुई होती है और अपने मौत का इंतजार कर ही रही होती है। तभी अचानक चारों तरफ एकदम ठंडी शक्तियां फैलने लगती हैं, जो मधुमक्खियां है ना वो जमने लगती हैं। अब इतने में हमें एक दिशा में छोटे छोटे बादलों को बताया जाता है जो कि पलक झपकती बड़े होते हैं और एक बवंडर का रूप ले लेते हैं, और इस बवंडर के बीच से अचानक हमारा वांगलिंग प्रकट होता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग प्रकट होता है और क्लाउड स्काई सेक्ट के सभी लोग खासकर बुड्ढे वगैरह हमारे वांगलिंग को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। अब इतने में हमें मूव ऑन को बताया जाता है जो कि ऐसे वांगलिंग को घूर घूर कर देख रही होती है, और उसकी आंखों में आंसू एकदम साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मानो जो मूव ऑन है ना, वांगलिंग ने यहाँ पर आते ही उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी हो, और इसी अंतिम इच्छा के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करना, ठीक है ना, और कमेंट करा करो यार, कम से कम 50-60 कमेंट तो ही करवा दिया करो, इसलिए मुझे उन्हें पढ़ने में मजा आए, क्योंकि कमेंट आते ही नहीं है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।